आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आपका टाइम इस समय जो है पढ़ाई में ही लग रहा होगा सारा का सारा। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रिवीजन बहुत ही ब्यूटीफुल से चैप्टर का, वंडरफुल से चैप्टर का। चैप्टर का नाम है एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई। तो इसमें हम लोग बेसिकली रिवीजन किसका करेंगे? पहले पार्ट एटम है तो हम लोग सबसे पहले किसका रिवीजन करेंगे? एटम का। ठीक है, क्योंकि जब एटम की बात कर लेंगे तब पहुंचेंगे उसके अंदर क्या था? न्यूक्लियाई था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? इसलिए एटम की बात करेंगे। तो एटम में रदरफोर्ड मॉडल आपने बहुत पहले पढ़ लिया होगा। ठीक है, क्लास 11th में भी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा। अब रदरफोर्ड मॉडल के क्या था? रदरफोर्ड मॉडल में बहुत तेजी से क्विक रिवीजन करना है, इसलिए हम लोग दो तीन बातें उनकी लिख लेते हैं रदरफोर्ड मॉडल की। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे, क्योंकि ये हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रदरफोर्ड ने क्या क्या बातें बताई थी कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस क्या रहता है? फ्री रहता है। एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस फ्री रहता है, क्योंकि जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कराई थी तो वहां पर क्या हुआ था कि बहुत सारे पार्टिकल्स ना पार कर गए थे एटम को, जो गोल्ड फॉइल वाला उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद एक ऐसा था जो एग्जैक्टली 180 डिग्री पर वापस आया था स्कैटरिंग के बाद, और बहुत सारे कुछ इस तरीके से डेविएट होके चले गए थे, कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से सीधे भी निकल गए थे। तो इन सारी चीजों से क्या पता लगा कि एटम के अंदर फ्री स्पेस है, और एक ऐसा जगह है जहां पर हाईली डेंस चीज है। उसी हाईली डेंस चीज को क्या बोल दिया उन्होंने? न्यूक्लियस बोल दिया। क्लियर है? तो अभी हमें इतनी इंफॉर्मेशन रदरफोर्ड ने दी थी। इनका ड्रॉबैक क्या हो गया था? इनका ड्रॉबैक ये हो गया था कि इन्होंने ये नहीं बता पाया था, क्या नहीं बता पाया था बेटा, कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या थी? ऑर्बिट थी, और इनमें क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था। उन्होंने ये बोला, जब हम लोग क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एक बात कही जाती है बेटा, क्या बोला जाता है कि कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल जो होता है, कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल वो जब मूव करता है, एक्सेलरेट करता है, तो क्या करता है? एनर्जी को रेडिएट करता है अपने में से। अब कोई भी चीज अगर अपने में से एनर्जी को लगातार रेडिएट करते जाएगी तो वहां पर एनर्जी क्या हो जाएगी? उस पार्टिकल की लॉस हो जाएगी पूरी। एक टाइम के बाद एनर्जी पूरी उसकी खत्म हो जाएगी। तो उनका पूछना ये था लोगों का कि भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन लगातार इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो क्या होना चाहिए कि इसकी एनर्जी एक टाइम के बाद खत्म हो जानी चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ये ड्रॉबैक था हमारा रदरफोर्ड थ्योरी का। तो इसी ड्रॉबैक को किसने कॉन्सिक्वेंस किया था? किसने इस चीज को ओवरकम करके बताया था? उसको उन्होंने बताया था, किन्होंने? बोहर ने। किन्होंने बताया था? बोहर ने। तो मेन हमारा टॉपिक क्या होने वाला है यहाँ पर, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है, वो आपका बोहर पोस्टुलेट से मेन टॉपिक है। कहां से बेटा? बोहर पोस्टुलेट से। हर साल सीबीएसई बोहर पोस्टुलेट पूछता है, सीबीएसई बोर्ड के हो आप, चाहे जिस भी बोर्ड के हो, बोहर पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब कभी भी आप एटम चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 12th में, तो सबसे पहले आपको एटम चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड ने जो जो कुछ भी उन्होंने डिस्कवर करा था वो बताया था। उसके बाद जो ड्रॉबैक आया उनका कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता है, उस बात को किसने क्लियर करा? बोहर ने। तो मेन टॉपिक आपका यहीं से स्टार्ट होता है। यानी कि जब आप एटम पढ़ते हो तो आपको पढ़ने हैं सबसे पहले बोहर्स पोस्टुलेट। क्या पढ़ने हैं? बोहर्स पोस्टुलेट। और आप लोगों को जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा, एक बात बता दूं कि बोहर ने ये जो बातें बताई थी ये उन्होंने थ्योरिटिकली बताई थी, इसका कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं करा था, लेकिन ये बहुत हद तक सही थी। इसका एक ड्रॉबैक भी यहीं पर समझ लो, जो बोहर थे, बोहर थ्योरी सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, बोहर्स थ्योरी सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए वैलिड है। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, या सिंगल इलेक्ट्रॉन, या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए जिनके पास क्या रहेगा? केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम जितने भी रहेंगे, जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन तो होता ही है, He+ बोल सकते हो, Li2+ बोल सकते हो, इसके बाद 3+ वाला आ जाएगा बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम आ जाएगा, उसमें 3+ लग जाएगा। तो ये सब कैसे एटम है? ये सब है सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था बोहर्स का। अब देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट्स कहे थे। तो पहला पोस्टुलेट उन्होंने ये कहा था, इलेक्ट्रॉन will only revolve in those orbits who have angular momentum nh/2 pi। इसको बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं। बोहर्स क्वांटाइजेशन, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या थी बेटा? बोहर ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन विल ओनली रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स हु हैव
एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई, जहां पर n को आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 n की वैल्यू लेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। बेसिकली n की जो वैल्यू रहेगी वो एक इंटीग्रल रहेगा, 1 2 3 4 फुल नंबर रहेगा। h क्या है आपका, यहां पर h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये पॉस्टुलेट उन्होंने पहला बताया था, इसको बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ऐसी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम, क्या बेटा, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम उनका कितना रहना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम उनका रहना चाहिए NH अपॉन 2 पाई। क्लियर। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं यहीं पर, क्लास 11th में आपने एंगुलर मोमेंटम क्या पढ़ा था? सिंस एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR। जो हमारा क्लास 11th में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था वो क्या था, MVR। और यहां पर क्या आया है, NH अपॉन 2 पाई। तो यहां से जो ये रेडियस निकल के आ रही है, इसको बोहर से रेडियस बोल देते हैं, ठीक है। तो वो कितनी बन के आ रही है, NH अपॉन 2 पाई MV। तो इस चीज को रोक कर रखना भी, ये हमारे डेरिवेशन के लिए काम में आएगी, इसको आप सब लिखते भी चलिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई है, रेडियस आ गई NH अपॉन 2 पाई MV। कई बार MCQ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है। तो ये आपका बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन हो गया, पहला पॉस्टुलेट। दूसरा पॉस्टुलेट क्या कहता है, ये भी देख लीजिए। दूसरा पॉस्टुलेट कहता है इलेक्ट्रॉन जब तक अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब तक अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब तक ना वो एनर्जी को रेडिएट करेगा ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन जब तक अपनी सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, अपनी ऑर्बिट को छोड़ के हायर से लोअर में नहीं जाएगा या लोअर से हायर में नहीं आएगा, तब तक वो ना ही एनर्जी को रेडिएट करेगा और ना ही एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यानी रेडिएशन एंड एब्जॉर्ब शॉर्ट में लिख लीजिए, नहीं करेगा व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सेम ऑर्बिट। तो ये मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, इसलिए मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए, आपको देखते हुए कि रेडिएशन एंड एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा जब तक अपनी सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखते हैं तीसरा पॉस्टुलेट। आई होप ये हो गया होगा आप लोग को क्लियर। क्लियर है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग भी बोल सकते हैं। तो इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है बेटा, थर्ड कंडीशन देखो इसकी बोहर्स के पॉस्टुलेट की। तीसरी बात ये क्या बोल रहे हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, सपोज दैट ये क्या है आपका न्यूक्लियस है थोड़ी देर के लिए। तो हमारा ये क्या है, हमारा ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में क्या है हमारी, मान लो ये ऑर्बिट्स है, सर्कुलर ऑर्बिट्स है। क्लियर है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स है। ये मान लो हमारा लोअर लेवल हो गया और इसके ऊपर हायर लेवल से सारे के सारे। ठीक है, तो अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ना ट्रेवल करते हुए आया और वो यहां ऐसे करके आया, तो ये हायर से कहां पर आया, लोअर में। ये हायर से कहां पर आया, लोअर में। तो ये क्या करेगा, ये जो भी है, ये जो भी एनर्जी लेवल है, मान लो ये E3 है और ये क्या है E1 है, ये E3 और ये क्या है E1। जितना इनके बीच का एनर्जी गैप होगा, उतनी एनर्जी के बराबर ये फोटॉन्स को एमिट करेंगे। किसको, जो भी रेडिएशन होगा और अब्जॉर्प्शन वो फोटॉन्स के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा कह सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी फोटॉन्स होते हैं उसी एनर्जी के बराबर। और एक फोटोन की एनर्जी आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ी होगी, कितनी होती है, h न्यू होती है। कितनी होती है, h न्यू। न्यू क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। क्लियर है। अब यहां पर आपको केवल छोटे से लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है इसमें। जब हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, हायर लेवल से कहां पर आएगा, लोअर लेवल में आएगा। कहां पर आएगा बेटा, हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा, तो एनर्जी को क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट्स करेगा। शॉर्ट में लिख सकते हैं आप। ठीक है। दूसरा क्या है, जब लोअर से हायर में जाएगा, लोअर लेवल टू हायर लेवल जाएगा, तब क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है, एनर्जी को क्या करेगा उस टाइम पे, एब्जॉर्ब करेगा। अब मैंने आपको एक और छोटी सी अभी उधर बात लिखकर बताई है, वो क्या है कि वो कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, कितनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी गैप के बराबर, दो एनर्जी लेवल का। तो मान लेते हैं ये फाइनल हो गया हमारे पास और ये क्या हो गया,
इनिशियल हो गया, ये दोनों के बीच का गैप कितना होगा बेटा, एच न्यू। क्लियर है, फाइनल एनर्जी होगी इनिशियल एनर्जी। तो ये आपका ना लिखने के लिए आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, राइट बोहर्स पोस्टुलेट, और उसके बाद बोल देगा रेडियस का डेरिवेशन करके दिखाओ, या उसके साथ एक न्यूमेरिकल कंपैक्ट करके दे देता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं तुमको ना बोहर की वेलोसिटी, बोहर की रेडियस, बोहर ने कितनी एनर्जी बताई, वो सारी बातें लिखकर बताता हूं, ठीक है। एक टॉपिक है क्लोजेस्ट अप्रोच, कोई भी जब हम पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ फेंकते हैं तो वो न्यूक्लियस के कितना पास पहुंच सकता है, उस पर भी काफी बार न्यूमेरिकल पूछ रखा है सीबीएसई ने, तो वो हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। क्लियर है। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने अगर एक बार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो डायग्राम है उसको अगर अच्छे से कंठस्थ कर लिया, न्यूमेरिकल थ्योरी एवरीथिंग, यू कैन सॉल्व बाय दैट डायग्राम। क्लियर है, तो चलो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है वेलोसिटी का लिए, कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो वो कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा, उसके बाद हम रेडियस का डायग्राम, रेडियस का फॉर्मूला निकालेंगे। क्लियर है। तो वेलोसिटी के लिए हमको पता है कि ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में क्या है हमारे पास, शिट, चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं, आंसर तो करा नहीं पा रहा मैं। ये क्या है हमारा, ये ऑर्बिट हो गई, बीच में हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है और इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है किधर की तरफ, ठीक है, प्लस माइनस, न्यूक्लियस कैसा है तुम्हारा, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कैसा है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और इधर ये क्या लग रही है, इधर जब ये रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो इसमें कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही। और तुम लोगों को पता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एडजस्ट कर लेती है जिस हिसाब से कोई अदर फोर्स लग रही होती है, जैसे ग्रेविटेशन वाले फोर्स, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाती है, उसी हिसाब से ये जो हमारा यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या कर लो, एफ सेंट्रीपिटल इक्वल टू आप कर लो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये किसके लिए हो गया, सेंट्रीपिटल के लिए। इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का पढ़ा हुआ 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, अगर एयर रहती है तो यहाँ पर के रहता है, के की वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की 1 होती है, तो ये हम यहाँ पर नहीं लेते हैं। हमारे पास होता है Q1 चार्ज, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से निकाल के कि 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रॉन Q1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सपोज कर लो, Q2 क्या है हमारा, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको पता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हमारे पास कितना चार्ज होगा इस पर, जो हमारे Q1 की वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो जाएगी, जो Q2 की वैल्यू होगी वो Z इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएगी। जिन बच्चों को नहीं आया उनके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, हमारे न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज होता है, जितना उसमें प्रोटॉन रहेगा, और प्रोटॉन कितने होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर है, तो हमारे पास Q2 चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, Z इलेक्ट्रॉन के बराबर आ गई, तो ये हम अपने Q2 की वैल्यू रख ले रहे हैं अपॉन आर स्क्वायर, तो हमारी वैल्यू कितनी बन गई है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू यहां पर लाके प्लेस कर लो इधर जो आपने निकाली है, ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, आर से ये पावर कट जाएगी, आर से ये पावर कट जाएगी, आर से जब ये पावर कट जाएगी तो क्या होगा, कितना बचेगा, ये बचेगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाय आर। इसको थोड़ी देर के लिए ना इक्वेशन 1 बना के रोक दो। क्लियर, अब मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बोहर्स पोस्टुलेट में बोहर्स रेडियस निकाल के दिखाई, वो कितनी आई थी, फिर से एक बार देख लो, वो आई थी mvr करके आई थी, और इक्वल टू में क्या था NH/2 पाई। तो यहां से मैं रेडियस कितनी लिख सकता हूं, यहां से मैं रेडियस लिख सकता हूं NH/2 पाई mv। बेटा एक चीज समझ लो, जिन बच्चों को लग रहा है कि ये कहां से कहां जाने वाला है डेरिवेशन, उनके लिए अगर आपको ये डेरिवेशन सीखना है, आपको केवल सेंट्रीपिटल और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, और दूसरी चीज बोहर क्वांटाइजेशन की कंडीशन, केवल इतना लर्न करके रखोगे, डेरिवेशन स्टेप वाइज करते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कभी। ठीक है, और ये डेरिवेशन क्यों भी याद रखनी है, आगे जाके जब तुम्हारा
फर्दर जब आगे पढ़ाई करोगे जाके ना, तो तुमको वहां पर भी ये चीजें काम में आने वाली हैं, ठीक है। देख लो आगे, तो ये आर की जो कुछ भी वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 2 बोल दो, यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2। ध्यान से देखो, आर की ये वाली वैल्यू ना यहां पर लाके इसकी जगह चिपका दो। क्लियर, कोई दिक्कत? इतना शांत बैठे हो, गाने गा के सुनाए क्या? कोई दिक्कत है? यहां तक आ गया? इसके आगे देखो क्या होने वाला है। इसके आगे पूरे डेरिवेशन नीला पीला कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ आ जाएगा तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू कितनी है, एन एच अपॉन 2 पाई mv, ये वाली रेडियस की जगह रख दो। तो यहाँ पर mv स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई mv। क्लियर, पाई से पाई मर जाएगा, और 2 से 4 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब ये mv डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर पर तो न्यूमरेटर के पास पहुंचेगा। mv स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, mv जेड ई स्क्वायर अपॉन में ये 2 बचा हुआ है, तो ये 2 अलग से थोड़ा बना दे रहा हूं क्योंकि मेरे जेड और 2 में डिफरेंस नहीं रह जाता कई बार, ठीक है। समझ आ रहा है इतना? इसके आगे ध्यान से देखो, m से m फिर से मर जाएगा, v स्क्वायर वाला पावर v से मर जाएगा, तो कितना बचा बेटा, v इक्वल टू बचा जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh। कोई दिक्कत? ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। थोड़ा सा इसमें बुद्धि लगा देते हैं एक बार के लिए। मैं लिख देता हूं ये nth ऑर्बिट के लिए किस हिसाब से, इसको मैं लिख देता हूं ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h, और इनटू में z अपॉन n लिख लूं। सर ऐसा क्यों लिखा? इसको मैं ना वी नॉट बोल देता हूं, अभी बताता हूं क्यों कर रहा हूं ऐसा। मैं इसको ना वी नॉट बोल दो, ये जो क्वांटिटी है ना ब्रैकेट वाली, इसको वी नॉट बोल दो, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h। क्लियर? आप जब इसमें वैल्यूज प्लेस करोगे, ध्यान से देखते जाइए, आप जब इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जब आप h की वैल्यू रखेंगे 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, इसके बाद जब आप इस v नॉट को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.29 इंटू 10⁻6 के इक्वल आती है। हो सकता है ये पहला वाला मैग्नीट्यूड थोड़ा सा गड़बड़ हो, तो इसको आप बुक से करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो मैंने ना इसको वी नॉट से रिप्लेस कर लेना है, यहाँ पे इस जगह पर मैं क्या रख दूंगा, वी नॉट रख दूंगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? सो वी एन की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट जेड अपॉन एन। अब यहां से क्वेश्चन हर जगह बन जाता है प्रोपोर्शनैलिटी का भी। जो आपकी nth ऑर्बिट की वेलोसिटी होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, और एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। इतनी बात समझ आ रही है? आराम आराम से इस डेरिवेशन को साथ साथ में करते चलोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टेप पॉज करते करते जाओगे तो मजा आ जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं फॉर हाइड्रोजन एटम, किसके लिए बात करूं, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। 1 यहां रख दो, तो वीएन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वीएन का फॉर्मूला आ जाएगा वी नॉट अपॉन एन। अब अगर आपसे एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट द वेलोसिटी इन सेकेंड ऑर्बिट, तो n की जगह 2 रखना, वी नॉट की जगह ये वाली वैल्यू रख देना, तुम्हारा आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अब हम तुम्हें एक और बात बताते हैं, इतने का स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए आप। समझ आ रहा है? वेलोसिटी समझ में आ गई? वेलोसिटी समझ में आ गई, इसके बाद रेडियस 2 ग्राम की चीज है बस। वेलोसिटी जब निकाल लोगे तो उसके बाद रेडियस का कोई खेल नहीं रह जाएगा ज्यादा सा, ठीक है। देखो ध्यान से, इतना समझ में आ गया ना? इसके आगे ध्यान से देखो, इसके आगे हमारे पास एक्सप्रेशन कितना आया था वेलोसिटी का, लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था, कितना आया था, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और NH, यही आया था ना। और मैंने यहाँ पर एक बात बोली थी कि जो वेलोसिटी है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी और एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ये बातें ना आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बहुत काम में आएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं रेडियस की। रेडियस हमने कितनी निकाली थी, रेडियस निकाली थी NH अपॉन
2πmv। कोई दिक्कत? v की जगह v की वैल्यू चेप दो लाके यहाँ पे। तो r का वैल्यू कितना आएगा? r का वैल्यू आएगा NH अपॉन 2πm, v की जगह पर v की वैल्यू ZE स्क्वायर अपॉन 2ε0 NH। कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? डेरिवेशन मैंने क्या बोला, रटना तो है ही नहीं, डेरिवेशन सीक्वेंस वाइज करोगे तो समझ में भी आ जाएगा सारे फॉर्मूले, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं एक चीज इसमें कराना भूल गया हूँ, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, वो मैं बता देता हूँ तुम्हें क्या होता है इसकी जस्ट बात देखो। 2 से 2 क्या हो जाएगा? मर जाएगा, ठीक है। और r की वैल्यू कितनी बनेगी? r की वैल्यू बनेगी, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में पहुंचाओ उसको तुरंत, NH इंटू एप्सिलॉन नॉट NH डिवाइडेड बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर। कोई दिक्कत? n से n मल्टीप्लाई करोगे n स्क्वायर, h से h मल्टीप्लाई करोगे h स्क्वायर, तो रेडियस का वैल्यू कितना बन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z ई स्क्वायर। एक काम करो, वापस से थोड़ा सा सेपरेशन लगा लो, z और n को अलग करो, तो एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m ई स्क्वायर, और यहां पर लिख लेना n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है। अब ये जो मैंने वापस से डब्बे में निकाला है इसको मैं बोल दूंगा r0। ये ग्राउंड लेवल, ये पहले ऑर्बिट की रेडियस हो जाएगी अगर हाइड्रोजन एटम के लिए बात करेंगे। किसके लिए? किसके लिए बात करेंगे बेटा? हाइड्रोजन एटम के लिए। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक है, तो वो किस में भरा जाएगा? पहली ऑर्बिट में भरा जाएगा, तो n की भी वैल्यू क्या कर लोगे? 1 कर लोगे। कोई दिक्कत? अब इसमें आप वापस से जब एप्सिलॉन नॉट h, m क्या है यहाँ पर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कितना होता है बेटा? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वापस से याद कर लो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और पाई तो पता ही है सबको, सारे गरीबों को पता है हिंदुस्तान के, पाई कितना होता है? 3.14 होता है। इसके बाद h कितना है? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और एप्सिलॉन नॉट भी सबको पता होगा, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो लाइन बार बार रिपीट कर रहे हैं सबको पता होगा, ये रिवीजन क्लास है इसलिए बोल रहा हूँ, साल भर से पढ़ते चले आ रहे होगे इसलिए पता रहेगी, ठीक है। एक बार तो देखी ही होगी। ये सारी की सारा जो भी स्टफ है इसको जब आप ना यहां पर रखोगे तो जो आपकी रेडियस निकल के आती है वो निकल के आती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक, जेई करने जाओ चाहे नीट करने जाओ, ये बहुत बेसिक सा फंडा है, इससे तुरंत क्वेश्चन निकल आता है। अब ये r0 उठा के यहां रख दो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा Rn इज इक्वल टू r0 n स्क्वायर अपॉन z। यहां से कंक्लूजन क्या आता है सर? कंक्लूजन ये बेटा कि जो रेडियस है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कई बार एज इट इज छप के आ गया है, नीट वेट के पेपर में आ जाता है, और इंपॉर्टेंट भी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली जब आपने 11th में पढ़ा होगा, जो आप ये पढ़ रहे हैं ज्यादा चेंज नहीं है उसमें, ठीक है। और ये क्वेश्चन में आप कहीं का भी पेपर देने जाओगे ना, किसी भी कंपटीशन का, सीबीएसई का, आईएससी का, कोई भी पेपर देने जाओगे, ये चीजें एज इट इज रहती है, बदलने वाली नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मैं ध्यान से देखू फॉर हाइड्रोजन एटम, वापस से हाइड्रोजन एटम का जेड कितना है? हाइड्रोजन एटम का जेड है 1, और एन भी कितना रख दोगे? 1, ठीक। लेकिन n की वैल्यू ना रखो, जनरलाइजेशन कर लेते हैं, तो Rn का फॉर्मूला आ जाएगा r0 n स्क्वायर। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, कितना आएगा बताओ जल्दी से? कैलकुलेट द रेडियस, बोहर्स रेडियस फॉर, ये आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, ये इंपॉर्टेंट भी है। कैलकुलेट द बोहर्स रेडियस फॉर थर्ड ऑर्बिट, तीसरे वाले के लिए निकालो, कितना आएगा? n का वैल्यू कितना दे दिया है? 3। n का वैल्यू अगर 3 है तो Rn इज इक्वल टू r0 3 का स्क्वायर। r0 कितना होता है? 0.53, और ये 9 है। 9 को जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 53 का पहाड़ा तो आता ही होगा, 53 मतलब 53, 53 9 जा 477, 477। 2 प्लेस बाद डेसिमल दे देना, यही तुम्हारा आंसर है। और एग्जामिनर इसको टिक करके एक नंबर तुम्हें दे ही देगा, तुम्हें गरीबी दूर करेगा एक नंबर से, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखो, रेडियस समझ में आई? रेडियस मिल गई है, और तुम्हें क्या मिल गया है?
वेलोसिटी मिल गई है। इसके बाद एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे आता है, इसके बाद जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा वो ध्यान से देखना। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और आप सब छाप लो। आप सब छाप लिए, ये इस काम में तो माहिर हूं। देखो इसके बाद ये डायरेक्टली चला गया है। अब फिर से बताओ रेडियस का फॉर्मूला क्या आया, रेडियस का फॉर्मूला क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, यही था। वेलोसिटी कितनी आई थी, वेलोसिटी एक बार पीछे से देख लो, वेलोसिटी आई थी जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। वेलोसिटी कितनी आई है, वेलोसिटी आई है जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एन एच। क्लियर है, सही लिखिए, 2 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है करेक्ट कर लेते हैं। मैं बोला ना रटा तो है नहीं, समझा है, तो उसी हिसाब से हम लोग लर्न कर लेंगे इसको। 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, वेलोसिटी लिख ली, रेडियस लिख लिया। अब किसी भी सिस्टम की जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी कैसे निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं सिस्टम में उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल। तो देखो एनर्जी कितनी आएगी, एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह ये वाली वैल्यू चेप देना यहाँ पे। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वहां पर हम चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी रखेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर नहीं बेटा, आर अपॉन में। अब यहां पर रख दिया हमने आर, क्लियर है। आप प्लस वाली वैल्यू को पहले भी लिख सकते हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर। आर की जगह आर की वैल्यू रख दो और वी की जगह वी की वैल्यू रख दो, डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा ये वाला भी तुम्हारा, ठीक है। और इसके आगे ध्यान से समझना क्योंकि इसी डेरिवेशन से हम लोग निकालेंगे अपनी वेवलेंथ का फॉर्मूला, क्लियर है, ध्यान से देखो। तो हाफ एम वी की जगह हम कितना रख देंगे, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, आर की जगह कितना है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 2 से 4 भी है, जेड है बेटा, जेड है 2 है, जेड है, पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई से पाई मर गया। इसके आगे ध्यान से देखो ये आएगा हाफ एम जेड स्क्वायर ई का पावर 4 अपॉन, ये 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। CSIR नेट देने जाओगे वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, IIT जैम का एग्जाम देने जाओगे वहां पे भी क्वेश्चन बन जाएगा, क्लास 12th में क्वेश्चन बन जाएगा, नीट में बन जाएगा, जेई में बन जाएगा। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है फिजिक्स से रिलेटेड जहां बोहर्स पोस्टुलेट से रिलेटेड रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी इन चीजों का यूज ना हो, ठीक है। क्वेश्चन तो तुम्हें मिल ही जाएगा, क्लियर है। आगे देखो ध्यान से, डेरिवेशन बहुत आसान है इसका, जब आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ये सब कूद फांद के ऊपर पहुंचेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है। तो m z का मल्टीप्लाई z से करोगे जेड स्क्वायर ई का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। ये बताओ 1/8 बड़ा होगा या 1/4, 1/4 ना, देखना ध्यान से, अभी ध्यान से देखोगे अगर तो एम जेड स्क्वायर ई का पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इतना कॉमन कर लो, एम जेड स्क्वायर ई का पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस हाफ 8 है, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारी एनर्जी, ध्यान से देखते चलो। जब एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 1/8 बाहर आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। तो एनर्जी कितनी आई, माइनस का 1/8 एम जेड स्क्वायर ई का पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, क्लियर है।
ये आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया है। इसको और रिड्यूस करते हैं, किस हिसाब से रिड्यूस करते हैं, जैसे बाकी के करे थे, 1/8 m e⁴ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, यहां से z स्क्वायर बाहर निकाल दो और n स्क्वायर। एनर्जी आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के। इस एक्सप्रेशन से बहुत सारे रिजल्ट निकलेंगे, बहुत सारे, ढेर सारे, ठीक है, ध्यान से देखते रहना भी। यहां पर हम क्या करते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला कितना पढ़ा के आया हूं मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, hc/λ। एनर्जी कितनी पढ़ाई थी, hc/λ। एक फोटोन की एनर्जी अच्छा कितनी होती है, h न्यू। c इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। क्लियर है, तो न्यू का वैल्यू क्या आएगा, c/λ। तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ गया, hc/λ। अच्छा ये मैंने h न्यू ही क्यों लिया, अभी मैंने बोहर का थर्ड वाला पार्ट बताया था कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आएगा और ये लोअर से हायर में जाएगा तो वहां पर क्या होगा, एक एनर्जी का गैप क्रिएट होगा। वो एनर्जी का जो गैप है वो फोटॉन्स की एनर्जी की क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए मैंने एनर्जी h न्यू ली है और न्यू की वैल्यू c/λ होती है, c hc/λ आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, इसको देखो यहाँ पर रखो, इसको रख सकते हो, यूज कर सकते हो। यहां पर हम एक काम करते हैं, माइनस का 1/8 m e⁴, यहां पर हम hc से मल्टीप्लाई और hc से डिवाइड कर देते हैं, hc से मल्टीप्लाई और hc से डिवाइड। अभी मैं बताता हूं ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये z²/n² साथ साथ में चलने दो, तो जो कुछ भी एनर्जी आती है, hc अलग से लिया है हमने, तो ये जो कुछ भी आता है ये माइनस का 1/8 m e⁴, इस hc को बाहर कर लो और अपॉन में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h³ इंटू c। ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं इसको एक नया कांस्टेंट बोल देते हैं, वो होता है r। वो क्या होता है, r होता है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट। r क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट। देखो ध्यान से, और इसको एक बार करेक्ट भी कर लेना। r की वैल्यू होती है 1/8 m e⁴ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h³ c। ये आपका क्या है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। क्लियर, मेन सारा का सारा काम इसी से होगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, माइनस का RHC(Z²/n²। अगर बात कर लू मैं फॉर हाइड्रोजन एटम, अब सारा का सारा मजा आएगा, यही हम चाहते थे, यहां तक हम पहुंच गए, अब सारा का सारा मजा आएगा और अब चैप्टर में तुमको और ज्यादा मजा आने वाला है। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए Z कितना होता है बेटा, 1। हाइड्रोजन एटम के लिए Z कितना है, 1 है, कोई दिक्कत, ठीक, Z यहां 1 रखो। तो एनर्जी का ओवरऑल एक्सप्रेशन किसके लिए, RHC जब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर अपॉन n², तो ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या आया, माइनस का RHC/n²। कोई दिक्कत, माइनस का RHC/n²। यहां लिख देता हूं वापस से, 1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का RHC/n²। ये जो एक्सप्रेशन आया है अब इसी से सारा खेल चलेगा। क्लियर, कोई दिक्कत है, इसको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। आगे देखो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। साइलेंस, व्हाट हैपेंड, देखो आगे स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद बहुत जल्दी हो जाएंगी चीजें खत्म। ये देखो एनर्जी कितनी आई थी बेटा, अब मजा आने वाला है चैप्टर में, माइनस का RHC/n²। तो RHC की वैल्यू कितनी है, RHC की वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद कर लो, ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। तो एनर्जी कितनी आ गई बेटा, ये फॉर्मूला आ गया माइनस का 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। MCQ से कई बार पूछे गए, कोई दिक्कत। अब अगर हम बात करें हमारी पहले एनर्जी लेवल की, किसकी, पहले एनर्जी लेवल की, तो n=1 प्लेस करो, E1 निकालो, माइनस का 13.6/1 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा ओवरऑल, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप n=2 के लिए बात करोगे, n=2 के लिए, तो ये आएगा माइनस का 13.6/2 स्क्वायर, यानी कि 13.6 डिवाइडेड बाय 4। इसको आप जब डिवाइड करोगे तो ये आपका जाएगा 3.4 बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इसके बाद जब आप n इक्वल टू 3 के लिए निकालोगे, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट अभी आपको दिखने वाला है। तो आपका जो ये रिजल्ट बनेगा, ये बनेगा 1.51 के अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद जब आप n इक्वल टू 4 रखेंगे तो E4 आएगा माइनस का 13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर, यानी माइनस का 13.6 अपॉन 16। ये जब आप निकालोगे तो ये आएगा 0.85 के करीब। क्लियर है? अब जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो कुछ भी न्यूक्लियस है उसके आस पड़ोस क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जाता है या लोअर से हायर में जाता है, तो जितना भी रेडिएशन एमिट होता है वो एनर्जी गैप के बराबर होता है। तो गैप गैप कैसे मिलेगा आपको? गैप आपको मिलेगा जब आप क्या करोगे, माइनस करोगे। जब आप क्या करोगे, माइनस करोगे। देख लो ध्यान से, ये 2 का स्क्वायर 4 था, ठीक है। अब आप ना एनर्जी गैप निकालो, आप निकालो E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 का मतलब सेकंड वाले एनर्जी लेवल से हम पहले वाले एनर्जी लेवल को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो सेकंड वाला एनर्जी लेवल कितना है, माइनस का 3.4 माइनस माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद कभी एटम में समस्या नहीं रह जाएगी ना न्यूमेरिकल करने में। पहले दो के बीच का गैप कितना है, ध्यान से देखो, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 माइनस E2 निकालो, E3 माइनस E3 की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 1.5 माइनस माइनस दूसरे वाले का कितना था 3.4। ये जब सॉल्व करके निकालते हो तो ये आंसर आता है माइनस का, सॉरी प्लस का 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से देखो, पहले दो लेवल के बीच का गैप 10 है लगभग, और उसके जस्ट ऊपर वाले का गैप कितना है, 1.9 ही है। कितना कम गैप हो गया। पहला गैप कितना, इतना ज्यादा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और उसके बाद E3 माइनस E2 करा तो हमारा गैप 1.9 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। E4 माइनस E3 करके देखोगे और शॉक लगेगा। ये कितना था, ये था माइनस का 0.85 माइनस 1.51, ये आता है आपका 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गैप जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो, गैप क्या होता जा रहा है, गैप घटता जा रहा है। गैप क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, ठीक है। तो ये आप एनर्जी लेवल के हिसाब से देख सकते हैं, ये गैप लगातार क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे आप लेवल को ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे इंफिनिटी आपको पास ही में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग डायग्राम बना लेते हैं जरा सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। ये एनर्जी लेवल इसलिए दिखाना जरूरी था मेरे लिए ताकि तुम्हें यह समझ में आए कि गैप किस हिसाब से लेते हैं। ये अब ध्यान से देखना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद ध्यान से देखो, ये मान लिया हमारा ग्राउंड लेवल है, ये n इक्वल टू 1 हो गया, ठीक। इसके जस्ट ऊपर क्या होगा, E2 होगा। और ये डायग्राम भी बनाने के लिए आता है, कई बार डायग्राम बन के ही क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो ध्यान से, मैंने ये गैप कितना बड़ा लिया है और इसके ऊपर वाला ये गैप कैसा है, कम हो गया, क्योंकि ये गैप कितने का है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ये वाला गैप कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये वाला गैप कितना है, ये वाला गैप आया था आपका, कितना आया था, ये 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आया था। क्लियर? इसके जस्ट ऊपर वाला देखो, ये गैप ना अब कम होते जाएंगे, ये गैप धीरे धीरे गैप की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और समहाउ आपको इंफिनिटी ना यहीं कहीं मिल जाएगा। ये n इक्वल टू इंफिनिटी वाला लेवल यहीं कहीं मिल जाएगा। अब आपके इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं बचा। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटीज का क्या क्या है। ये जो पहला वाला लेवल है, सारे के सारे ऊपर हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कहां आ सकता है, पहले लेवल में आ सकता है। देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके से ये आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है। बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम बनता है। अब क्योंकि आर्ट इतनी अच्छी है नहीं, इसलिए ये जो आपके पॉसिबल दिख रहा है ना, ये पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस जो दिख रही हैं, ये क्या है, ये कौन सी सीरीज बनाती हैं, ये बनाती हैं बेटा लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज बनाती हैं, लाइमन सीरीज। और ये लाइमन सीरीज जो बनती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है। किसमें मिलती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। ये एमसीक्यू के क्वेश्चन सब हैं, ये अल्ट्रावायलेट रीजन एमसीक्यू बन सकता है, अजर्शन रीजन बन सकता है। ये डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर होगा तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अल्ट्रावायलेट रीजन में बन गया, ठीक। जब कभी भी लाइंस या जब कभी भी इलेक्ट्रॉन, लाइंस बोल रहा हूं मैं, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से कौन से लेवल में आएगा, पहले एनर्जी लेवल में, तो जो सीरीज बनती है वो कौन सी बनेगी, लाइमन सीरीज। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में आएगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगी। इसी तरीके से सिमिलरली जब कभी भी
इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में आएगा तब जो सीरीज बनती है। और ये जो स्पेक्ट्रम देख रहे हो ये रेडिएशन के लिए है। ये किसके लिए है बेटा? रेडिएशन के लिए। ये कौन सी सीरीज है? ये बामर सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है बेटा? बामर सीरीज है। कोई दिक्कत? ये कौन सी सीरीज है? बामर सीरीज। और बामर सीरीज कौन से वाले में मिलती है आपको? बामर सीरीज मिलती है आपको विजिबल रीजन में। ये फिर से एक एमसीक्यू बन गया। क्लियर है? इसके बाद इसमें क्या डेफिनेशन लिखोगे? जब कभी भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में आएगा तो क्या बनाएगी? बामर सीरीज बनाएगी। क्लियर? इसके बाद देखो, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में आएगा तो लाइमन बामर पास्चन सीरीज बनाएगा। और इसके बाद जितने भी बनते हैं वो सब इंफ्रारेड में आते हैं। वो सब किस में आते हैं? इंफ्रारेड में। ये कौन सी सीरीज है? ये आपकी है पास्चन सीरीज। इसके बाद जब कभी भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फोर्थ में आएगा तो लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट सीरीज बनाएगा, वो भी इंफ्रारेड में मिलेगी। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से किस में आएगा? फिफ्थ में आएगा तो फुंड सीरीज बनती है। इसके आगे भी कई सारी होती हैं, उसका कोई आपकी सीबीएसई की बुक में जो है मेंशन है नहीं। क्लियर? अब ध्यान से देखो बेटा एक बार, एनर्जी कितनी आई थी? एनर्जी आई थी माइनस का आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। एनर्जी कितनी आई है? एनर्जी आई है माइनस का आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। तो इस एनर्जी के फॉर्मूले को क्या करना है? हमें इस एनर्जी के फॉर्मूले को ही यूज करना है ताकि हम लाइमन स्पेक्ट्रल लाइंस जो भी बनी है हमारी लाइमन स्पेक्ट्रल लाइंस। अब जैसे इसमें क्या है कि पहली वाली को हम एच अल्फा बोलते हैं, दूसरी वाली को एच बीटा बोलते हैं, तीसरी वाली को एच गामा बोलते हैं। यहां वापस से ये एच अल्फा है, एच बीटा है, एच गामा बोल सकते हो। यहां भी ये एच अल्फा है, ये एच बीटा है और ये क्या है? एच गामा है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एच अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज या फिर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखोगे तो ये डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ना रेडिएशन के लिए है डायग्राम। ये रेडिएशन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी हायर एनर्जी ऑर्बिट से कहां पर आ रहा है? लोअर एनर्जी लेवल्स में आ रहा है। क्लियर है? तो आज वाला जो लेक्चर है हमारा, आज वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर करा है? आज वाले लेक्चर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट थ्योरी कवर कर ली है। यहां पर हमने कौन सा लेवल देखा है? यहां पर हमने रेडिएशन देखा है। अगर आपको एब्जॉर्प्शन देखना है तो वो कुछ ऐसा हो जाता है। वहां पे मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। एब्जॉर्प्शन में जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर से हायर में जाता है। कभी भी एरो ऊपर की तरफ लगा होगा तो इसका मतलब क्या? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बन रहा है। और जब हायर से लोअर में आएगा तो कौन सा स्पेक्ट्रम बना रहा है? एमिशन स्पेक्ट्रम बना रहा है। क्लियर? रेडिएशन या एमिशन एक ही बात हो गई। क्लियर है आपको? तो आपके पास बनी लाइमन सीरीज। लाइमन कौन से वाले हिस्से में मिलेगी? अल्ट्रावायलेट में। और बामर विजिबल में। इसके अलावा सब कुछ क्या है? इंफ्रारेड है। कोई दिक्कत? न्यूमेरिकल आपसे इसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का, चाहे आप जेई कर रहे हो चाहे आप नीट कर रहे हो, कोई भी चैप्टर कर, कोई भी किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हो आप, पूछा ही पूछा जाता है। क्लियर है? तो आई होप आज की वीडियो में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लगी होगी न्यूमेरिकल। अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के चैप्टर में मैंने थोड़ा बेस बनाने की कोशिश करी है आज के वाले लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में जब आपको मैं मिलूंगा तो मैं सीबीएसई के पीवाईक्यू बनाकर लेकर आऊंगा। मैं केवल आपसे वही डिस्कस करूंगा, उसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, उसी के साथ साथ आपको जो मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा डिस्कस, उसमें थोड़े बहुत एमसीक्यू भी रहेंगे। तो आपको काफी अच्छा रिवीजन मिलने वाला है। यहाँ पर बने रहिए यूनाइटेड लर्निंग के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ। थैंक यू।